नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और यहाँ की क्या काउंटर पे बुकिंग है, क्या चार्जेज होती है, और साथ ही साथ हम इस पूरी विश्वविद्यालय की पूरी इतिहास पर भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। विश्वविख्यात नालंदा बिहार राज्य की राजधानी पटना से 92 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बड़गांव ग्राम के पास विस्तृत क्षेत्र में अवस्थित है। नालंदा का जिला मुख्यालय 14 किलोमीटर उत्तर पूर्व बिहार शरीफ में है। यह स्थान रेल एवं बस सेवा से पर्यटकों के लिए सुलभ है। पटना से बख्तियारपुर राजगीर रेल पथ पर अवस्थित है। आजकल दिल्ली, कोलकाता और सारनाथ से भी सीधे रेल सेवा उपलब्ध है। नालंदा के लिए बस द्वारा पटना राजगीर सड़क पथ पर नालंदा बस पड़ाव से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा पर है। गया से भी बस सेवा उपलब्ध है। नालंदा का भग्नावशेष जिसे खंडहर एवं संग्रहालय नियमानुसार दर्शकों के लिए खुला रहता है। केवल शुक्रवार के दिन संग्रहालय बंद रहता है, लेकिन भग्नावशेष पर्यटकों के लिए शुल्कदेय है। भारतीय एवं सार्क देश के पर्यटकों का प्रति व्यक्ति 40 रुपये एवं विदेशियों को 600 रुपये निर्धारित हैं, जो कि काउंटर पे आप कटा सकते हैं और एएसआई के वहाँ पे स्कैनर भी होते हैं, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय के लिए 2 रुपये निर्धारित हैं। 15 वर्ष के आयु के बच्चों को शुल्क से मुक्त किया गया है। संग्रहालय भग्नावशेष के मुख्य द्वार से पूर्व दिशा में स्थित है। वहाँ शिलालेख, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, गुप्त काल का मिट्टी का सिक्का, जला हुआ चावल एवं 10वीं शताब्दी का 2 मिट्टी का बड़ा मटका प्रदर्शित है। टिकट घर मुख्य द्वार से पूर्व में है। भग्नावशेष के प्रवेश द्वार पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी समय पर उपस्थित रहकर कार्य का संपादन करते हैं। अब हम आगे नालंदा के बारे में और जानकारी लेते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो नालंदा के इतिहास का आरंभ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान महावीर और बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा बाहिरिया के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान महावीर ने नालंदा में 14 चौमासे बिताए और हंस शोभ रचित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध नालंदा के पावारी आम्रवन में आकर ठहरते थे। अब दोस्तों, लगे हाथ हम लोग नालंदा का अर्थ भी जान लेते हैं। न का अर्थ है नहीं, अलम का अर्थ है बेकार और दा का अर्थ है देना, अर्थात जो सभी साकार देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विद्या, बुद्धि और ज्ञान का विपुल भंडार होने के कारण नालंदा में जिस किसी ने अध्ययन किया वह प्रकांड विद्वान होकर ही निकला। दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो नालंदा में कुछ और कौन कौन सी चीज़ें थीं उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो आपको बता दूं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रकांड विद्वान नियुक्त थे। वे प्रवेश चाहने वाले भिक्षुक का प्रवेश परीक्षा लेते थे। सफल भिक्षुओं का नामांकन किया जाता था। अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें वापस लौट जाना पड़ता था। हेन सांग ने लिखा है कि नालंदा विद्यापीठ 700 वर्ष पहले स्थापित था।
अर्थात ह्वेनसांग के भारत आगमन के 700 वर्ष पूर्व नालंदा विद्यापीठ पूर्ण रूप से पनप चुका था। ईसा पूर्व 60 से 37 सातवाहन काल के नागार्जुन के समय का था, लेकिन नालंदा में मौर्य सम्राट अशोक के समय में विहार की संरचना हो चुकी थी। इसका पूर्ण विकास 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन सम्राटों ने किया। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय केवल विद्यापीठ के रूप में विकसित हुआ था। इससे ह्वेनसांग के कथन की सार्थकता सिद्ध होती है। दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं नालंदा में, अंदर विश्वविद्यालय के अंदर। ये मैप है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, पूरा मैप। अब हम लोग साइट 3 की ओर जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सा, जो अक्सर आप सारे ही नालंदा यूनिवर्सिटी के पिक्चर्स में आप देखते हैं, वहीं हमारे ये साइट 3 है, जिसे मंदिर नंबर 3 कहा जाता है। ऐसे हम ये जानते हैं कि 19वीं सदी में ही प्रथम चरण में नालंदा के इस टीला का निरीक्षण किया गया था बुकैनन हैमिल्टन के द्वारा, और उन्होंने खत खनन कराकर कुछ बौद्ध और हिंदू मूर्तियाँ प्राप्त की थी। आइए जानते हैं, जो आप देख रहे हैं अब साइट 3, जो कि मंदिर संख्या 3 है, जो हमेशा मेन टेम्पल के रूप में, जिसे साइट 3 कहा जाता है, जो हमेशा दिखता है नालंदा के फोटोज़ के साथ, चित्रों में आप हमेशा इसी साइट को देखते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह मुख्य स्तूप है, एक ठोस और विशाल इमारत है। नालंदा के मंदिरों एवं विहारों से दक्षिण पश्चिम कोने पर यह अवस्थित है। इसके चारों ओर विभिन्न माप के छोटे बड़े स्तूप बने हुए हैं, जो आप देख भी सकते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर में पथ भी बना दिया गया है, और काफ़ी इसे सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं मंदिर संख्या 3 के बारे में। विभाग ने इसका नाम साइट संख्या 3 दिया है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिलपुत्र की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जैसा कि नालंदा का इतिहास के संदर्भ में पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। इन स्तूपों के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, उसकी लंबाई 18 इंच, चौड़ाई 13 इंच और मोटाई 4.5 इंच का है। यह स्तूप सबसे प्राचीन है जो आप देख रहे हैं, और साथ में आप देख रहे होंगे साफ सफाई भी चल रही है, यहाँ पे लगे हुए हैं लोग। मुख्य चैत्य के ऊपर दूसरा और तीसरा चौथा परिक्रमा युक्त स्तूप अथवा मंदिर, चैत्य मतलब मंदिर होता है दोस्तों, चैत्य निर्माण हुआ है, जो 12 फीट वर्गाकार क्षेत्र में अवस्थित है। इनके ईंटों में 6ठी शताब्दी में बौद्ध सूत्र अंकित है, अर्थात कारण से उत्पन्न होने वाले जो धर्म हैं, उनका निदान तथा उनके निरोध का भी उपाय तथागत ने बताया है। महाश्रवण का ऐसा वचन है। तो ये मेन टेम्पल में के बारे में आपने जाना, जो कि साइट 3 जिसे कहते हैं, जो हमेशा चित्र में अंकित होता है जब भी नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है कहीं भी चित्र रूप में। 5वां स्तूप निश्चित ही 6ठी शताब्दी की ही है। प्राचीन स्तूप निश्चय ही 3री या 4थी शताब्दी का कहा जा सकता है, इसके पूर्व का नहीं हो सकता है। संभवतः बालीदत्त ने ही 7वां स्तूप का निर्माण कराया था। इस मुख्य स्तूप के चारों ओर कई छोटे बड़े स्तूप अब तक दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, ये जो अब हम वीडियो में देख रहे हैं, ये मंदिर संख्या 12 का पिछला हिस्सा है। तो चलिए मंदिर संख्या 12 के बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर संख्या 12 मुख्यतः 100 गज उत्तर में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1871 ईस्वी में ब्रोडेल ने करवाया है। इसमें उन्हें कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थी। पुरातत्व विभाग के द्वारा 1930-31 में हुई खुदाई के संदर्भ में 2 काल का निर्माण प्रतीत होता है। पहला निर्माण 170 फुट
प्लस 165 की परिधि में बना है, जिसमें चढ़ने के लिए पूर्व दिशा की सीढ़ी बनी हुई है। इन मंदिरों में से दक्षिण पूर्व के कोने पर जो मंदिर बना हुआ है उसके आगे 2 अलंकृत पत्थर के स्तंभ पुराने कला का प्रदर्शन कर रहा है। ये अब हम उसके आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम इस जो कि मंदिर संख्या 12 है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मंदिर संख्या 12 से 100 गज की दूरी उत्तर दिशा में मंदिर संख्या 13 अवस्थित है। इसका बनावट पूर्व के मंदिरों की तरह है। इसकी परिधि एवं ऊंचाई प्रायः मंदिर संख्या 12 के जैसा ही है। इसके चारों कोनों पर मंदिर का अवशेष नहीं है। खुदाई के क्रम में धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। अब दोस्तों, ये जो मंदिर संख्या 12 में हम देख रहे हैं साइड से, पूरे इतिहास को भी हम जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। अब हम मंदिर संख्या 12 के फ्रंट की ओर, मुख्य भाग जो कि सामने से है, सामने की ओर जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। इसके साथ ही हम और इतिहास पर नालंदा यूनिवर्सिटी के नज़र डालते हैं। उन्नीसवीं सदी के तीसरे चरण में चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख के आधार पर दिए गए दिशा निर्देश तथा उपलब्ध मूर्तियों पर अंकित लेखों की सहायता से ईस्वी 1915 में अलेक्जेंडर कर्निघन ने पुरातत्व विभाग की सहायता से उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया, जो क्रमशः 20 वर्षों तक चलता रहा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर संख्या 12 जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। देख सकते हैं कितने सारे स्तूप बने हैं इसमें। आइए और हम नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास पर नज़र डालें। पुनः वर्ष 1974 से 82 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, उप निदेशक भारत सरकार के संरक्षक में पुरातत्व विभाग ने मुख्य प्रवेश द्वार से सटे उत्तर एक टीले की खुदाई कराया है। इस खुदाई में टीले के भग्नावशेष को सरायगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके उत्खनन के अवलोकन से उत्कृष्ट कला का दिग्दर्शन होता है। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं जूम करके, जो आपको दिखाया अभी हमने वीडियो में, ये है मंदिर संख्या 13। ये जो आपको जूम करके अभी भी दिख रहा है वीडियो में, ये मंदिर संख्या 13 है। और जो हमने देख लिया वो मंदिर संख्या 12 था। 13 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी भी बनावट उसी की तरह है, मंदिर संख्या 12 की तरह 100 गज में। और ये भी एक मंदिर ही है। इसके चारों कोने पर अवशेष अभी भी छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बचे हुए हैं। दोस्तों, कुछ इतिहास और जान ले नालंदा के यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। और आप वीडियो में देख रहे होंगे साइड 13 पर, मंदिर संख्या 13 पर ऊपर की ओर जाते हुए, जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लेकिन अभी भी उसे अच्छे से रखा गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसआई के अंदर में है ये। अब कुछ इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और जानकारी ले लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में किस किस चीज़ों के और पढ़ाई होते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय के किनारे किनारे दीवालों से सटे कहीं 8, कहीं 9 और कहीं 10 कक्षाएं भी थीं। वेधशालाएं इतनी ऊंची थीं कि उन पर लगे यंत्रों की वायु और वर्षा के आने का पूर्व ज्ञान होता था। सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रहण तथा ग्रहों की युद्ध का भी निरीक्षण किया जाता था। बिहार से पृथक छात्रावास था जो 4 तल्ले थे तथा उसमें श्वेत वर्ण वाले पत्थरों से स्तंभ बनाए हुए थे। उस समय यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षुक यहाँ निवास करते थे तथा हीनयान एवं महायान धर्म दर्शनों के अतिरिक्त वेद, वेदांग दर्शन, चिकित्सा, खगोलिक, ज्योतिष, योग शास्त्र, उपवेद और तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ में 1500 उपाध्याय थे, जिनके पीठात्विद प्राचार्य के रूप में पंडित शीलभद्र थे, जो सभी विद्याओं में पारंगत थे। शीलभद्र के अतिरिक्त जिन अन्य विद्वानों का उल्लेख हुआ है उनमें धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, सुविष्णु, प्रभामित, जीनमित, जनचंद्र, ज्ञानगर्भ, आर्यदेव, सुग्रबुद्ध, भद्रसेन आदि प्रमुख विद्वानों की चर्चा है। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में यह भी लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे, एक रत्नोदधि, दूसरा रत्नसागर, तीसरा रत्नरंजक। विध्वंसक ने इन पुस्तकालयों को आग लगा दिया था, जो क्रमशः 6 मास तक जलता रहा। नालंदा तांत्रिक उपासना का केंद्र था, अतः यह स्वाभाविक ही था कि जहाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा को अतिरिक्त तांत्रिक देवी देवताओं का भी पूजन होता था। इस तथ्य का पूर्ण समर्थन उत्खनित प्रतिमाओं से होता है। इस कला कौशल की ज्योति ने अपने किरण जाल से पूर्व के देशों नेपाल, तिब्बत तथा पूर्वी द्वीप का आलोकित किया था। दोस्तों, हम आ चुके हैं विहार संख्या 10 में, जहाँ की बौद्ध भिक्षुओं के पूरे आपको जो विहार है उसकी पूरी रचना आपको दिखेगी। किस तरह से यहाँ विहार में लोग रहते थे। विहार संख्या 10, रहने की पूरी व्यवस्था, सब बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक, बौद्ध भिक्षु के लिए एक जगह। आपको इसके बारे में बता भी दूं, विहार संख्या 10 के बारे में। यह बौद्ध विहार 9 की पंक्ति में सटे उत्तर दिशा में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1933 से 34 ईस्वी में श्री जी.सी. चंद्रा के द्वारा कराई गई है। इस विहार में 44 फीट 2 इंच लंबा और 24 फीट चौड़ा माप का एक स्थल प्राप्त हुआ है। इस विहार से हर्षकालीन सिक्का प्राप्त हुआ था। ये जो पूरा विहार आप देख रहे हैं, इसमें से हर्षकालीन सिक्का प्राप्त हुआ था। उसी तरह से विहार संख्या 11 है, ये जो सामने आपको दिख रहा है 11। यह बौद्ध विहार स्थल 10 से उत्तर दिशा में अवस्थित है। इस स्थल से सटे वर्तमान में किसानों की खेती योग्य भूमि है। इन दिनों पुरातत्व विभाग के द्वारा 7 फीट ऊंची चहार दीवारी से सुरक्षित कराया गया है। आप दीवार देख रहे होंगे। इस विहार की खुदाई भी श्री जी.सी. चंद्रा द्वारा 1933-34 ईस्वी में कराई गई है। मुख्य द्वार के पास से जले हुए राख पाए गए हैं। इससे यह आभास होता है कि यह विहार भी अग्निदाह का शिकार हुआ था। इस विहार से अष्टधातु एवं पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मुद्राएं एवं टूटे फूटे वरवार यानी कि जार प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं, ये स्टैच्यू जो हैं वो सारे तोड़े गए हैं। विध्वंस जिन्होंने किया है उनके बारे में भी जान लेते हैं। नालंदा का जो विध्वंस हुआ उसके बारे में जानते हैं। पाल वंश के अंतिम राजा गोविंद पाल के बाद बौद्ध विहारों की स्थिति दयनीय होने लगी।
राजकीय सहयोग जो महाविहार को प्राप्त हो रहा था उसमें कमियां होने लगी। बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय का विकास होने लगा। हठ योग के साथ साथ मंत्र, मैथुन और मत की प्रधानता होने लगी। बौद्ध धर्म के विचारों में तांत्रिकों का वर्चस्व बढ़ने लगा। पठानों के आक्रमण ने इसे ध्वस्त ही कर डाला। स्पष्टतः राजाश्रय का समाप्त होना ही इसके दयनीय स्थिति का प्रधान कारण रहा है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक नालंदा को पाल वंशीय राजाओं का राजाश्रय प्राय पर्याप्त मिलता रहा। इसी कारण से नालंदा में कठिन परीक्षा देकर भी 10,000 बौद्ध भिक्षु प्रवेश पाते रहे। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज के लेख से पता चलता है कि भिक्षुओं को भगा दिया गया तथा मठों और संघाराम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सामान्य व्यक्तियों को सहानुभूति और सहायता के अभाव में भिक्षु निसहाय हो गए थे। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पश्चिमी बिहार के शहर पर आक्रमण कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इस शहर के लोग संस्कृत विहार कहते थे और यहाँ स्थल विश्वविद्यालय था। यह शहर संभवतः नालंदा ही था। तारानाथ ने लिखा है कि तुर्की ने संपूर्ण मगध को नाश कर बहुत से संघारामों को नष्ट कर दिया। नालंदा में बहुत बड़ा विनाश कांड किया। इससे भयभीत होकर सभी भिक्षु भाग गए। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपसे बात कर ही रहे हैं। आगे भी इस पूरी विश्वविद्यालय की इतिहास पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, अब जिस जगह पे हम इंटर कर रहे हैं यह है बौद्ध विहार स्थल 6। ये इसे कहते हैं संघाराम 6। संघाराम 1 के पंक्ति में उत्तर में अवस्थित है। देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें नीचे ऊपर बने 2 आंगन थे। नीचे वाला आंगन पुराने संघाराम का था, जिसके ध्वंस होने पर ऊपर वाला संघाराम बनाया गया। आंगन में आपको चौड़े चौड़े ईंट बिछे हुए दिखेंगे। इस संघाराम के आंगन में 2 जोड़े चूल्हे हैं, जिसमें भिक्षु अपना भोजन बनाते थे अथवा क्रिया सिद्ध शिक्षा के लिए इनका प्रयोग करते थे। और आपने देखा होगा एंट्रीज के समय यहाँ पे कुआं भी है और यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को रहने की एवं टीचर्स के भी रहने के पूरे कमरे बने हुए हैं। आंगन आप देख रहे हैं कि ऊंचाई पर है, एक नीचे है। यहाँ काफ़ी लोग घूमने हैं। ये है चूल्हा जो आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर या तो ये यहाँ पे किसी भी तरह का प्रयोग करने के लिए इसे यूज किया जाता होगा, जो आप देख सकते हैं। एक फिर आगे भी ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कैसे उन्हें इसे मोनेस्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में। विहार ये स्थल जहाँ पे वो रह सके। अब हम चलते हैं विहार संख्या 4 की ओर। 6 हमने देख लिया, अब हम लोग चल रहे हैं 4 की ओर, क्योंकि 4 और 5 एक ही जगह पे हैं। चलिए इस विहार के बारे में भी जान लेते हैं। बौद्ध विहार स्थल 1 के उत्तर भाग में अवस्थित है। इस भवन का माप 205 फीट लंबा और 125 फीट चौड़ा है। यह 2 भागों में विभक्त है। विभाग ने स्थल 4 और 5 की संख्या दी गई है। सबसे बड़ा भाग पश्चिम दिशा में अवस्थित है, इसे संख्या 4 दिया गया है। और पूर्वी भाग 125 फीट लंबा एवं 8 फीट चौड़ा क्षेत्र विहार संख्या 5 है। यह अन्य विहारों की अपेक्षा छोटा विहार है। इस विहार के उत्खनन के क्रम में कुमारगुप्त के समय अर्थात 413 से 455 ईस्वी का सिक्का प्राप्त हुआ है। यह विहार भी अग्निदाह में जल गया था। इसके कारणों का वर्णन करना कठिन है। बिल ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड
में वर्णित किया है कि महायान दार्शनिक नागार्जुन के प्रसिद्ध रासायनिक होने की चर्चा की गई है। कहा जाता है कि सुविष्णु नाम के एक ब्राह्मण जो कि नागार्जुन के समकालीन थे, उन्होंने नालंदा में 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र तथा कुमारगुप्त के सिक्के से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम शक्रादित्य ने इस स्थल का चुनाव महाविहार बनाने के लिए किया था। इसके बाद अन्य शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण कराया। हर्षवर्धन के राज्यकाल 606 से 647 ईस्वी में नालंदा का पूर्ण विकास हुआ था। इन्होंने विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांव का राजस्व अनुदान में दिया था, जिससे भिक्षुओं को भिक्षाटन में आसानी होती थी। हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर थे। हर्षवर्धन के कार्यकाल में नालंदा का पूर्ण विकास हुआ था। बंगाल में अराजकता फैल चुका था। उसी समय गौड़ देश में दैत्य विष्णु का पुत्र वाप्यट था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में निष्णात था। उसने अपने प्रभाव से समाज में फैली दुर्व्यवस्था को सुधारा। वाप्यट का पुत्र गोपाल था। उसने अपनी राजधानी उदयपुर नगर बसाया, बिहार शरीफ जिसे कहते हैं। पाल वंशीय राजा गोपाल तथा उनके उत्तराधिकारियों ने निरंतर दत्तचित्त रहकर 743 ईस्वी से 1180 ईस्वी तक नालंदा, उदयपुर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में तत्पर रहे। विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव में भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। विक्रमादित्य ने नालंदा की तरह वेद, वेदांग, उपवेद, हेतु विद्या और सांख्य योग का अध्ययन होता था। तंत्र की प्रधानता होने के कारण नालंदा में भी तांत्रिक परंपरा का श्री गणेश हुआ। विग्रहपाल और धर्मरक्ष की शिक्षा दीक्षा नालंदा में हुई थी। पाल काल में बुद्ध, कार्तिक और अभयंकर गुप्त नालंदा और विक्रमशिला के विशिष्ट पंडितों में विख्यात थे। ब्रजयानपति मंजरी नामक पुस्तक के प्रणयन में बुद्ध कीर्तिक ने अभयंकर गुप्त की सहायता ली थी। उन दिनों नालंदा में तिब्बती भाषा पढ़ाने के लिए कर्णवती नामक उपाध्याय की नियुक्ति हुई थी। 1127 ईस्वी में बिहार राज्य में शाक्य श्रीभद्र नामक विद्वान कई प्रदेशों की यात्रा करते हुए नालंदा में आकर अध्ययन किए थे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बिहार संख्या 1 में। इस बिहार का निर्माण कम से कम 9 बार हो चुका है और इसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राचीन मुद्राएं एवं धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। साथ ही साथ चूना और मिट्टी से बनी मूर्तियाँ, पत्थर, तांबों की मूर्तियाँ तथा स्तंभ मिले हैं। इस संघाराम को पाल वंश के तीसरे राजा देवपाल के शासनकाल में सुमात्रा के राजा वालपुत्र देव ने बनवाया था। इसका प्रमाण पत्र वह ताम्रपट अभिलेख है जो प्रवेश द्वार में उत्तर पश्चिम कोने में खोदा गया था। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी इस पूरे वीडियो में। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।